ये क्वेश्चन कराए थे मिरर घूमने वाला, समझ में आ गया था। हाँ सर आ गया। नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन का कहानी बताए थे ना। आज हाँ हम सर। बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो आज वेलोसिटी का कहानी बताएं कि अगर पार्टिकल चलता है, ठीक है, दो चीज है, देखो, है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है। मिरर है, ये मान हाँ लो सर। डिस्टेंस मिरर से डी है, ठीक है। तो इसका हाँ इमेज कहाँ बनेगा, यहीं पे बनेगा, यही ठीक है, रहेगी। सही। ये डिस्टेंस क्या रहेगा, समझ गए। हाँ सर। अब क्या होता है कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट इधर v1 स्पीड से चलता है, तो इमेज किधर चलेगा, v1 से इधर चलेगा। हाँ सर। अगर इमेज थोड़ा नजदीक आता है, सॉरी, ऑब्जेक्ट अगर v1 से इधर चलता है, तो इमेज भी v1 से इधर चलेगा। और अगर ये v2 से इधर जाता है, तो ये भी v2 से इधर जाएगा। मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है, ठीक है, वो इसमें क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। मतलब अगर हम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बोले, v1 आई कैप प्लस v2 जे ये कैप, क्या। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, माइनस माइनस v1 आई प्लस v2 प्लस क्या। बस ये v1 वाला रिवर्स आता है और v2 वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं होता। v2 वाला जैसा है वैसे ही रहता है, समझ गया, ठीक है। v2 ज्यों का त्यों रहेगा, पहला चीज। मतलब एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर मिरर के जो वेलोसिटी है वो रिवर्स होता है, और जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कहानी है जब ऑब्जेक्ट चलता है तो, ठीक है। हाँ सर। इसी तरह से अब दूसरा कहानी लेते हैं, ठीक है, कि अगर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और एक मिरर है, पहले तो ऑब्जेक्ट चलने का बता दिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है। अब क्या होता है, ये डी डिस्टेंस दूर है, तो इमेज भी यहाँ पे डी डिस्टेंस दूर रहेगा। अभी इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच कितना डिस्टेंस है, 2D। अब क्या होता है, मान लो कि मिरर चलता है, तब क्या होगा, मान लो मिरर चल गया इधर, है ना, मिरर चला गया कितना डिस्टेंस, v1 डिस्टेंस, मिरर का वेलोसिटी इधर v1 है। तो अब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच डिस्टेंस, अगर ये मान लो v1 मतलब x चला गया, या v1 भी चला गया, एक सेकंड में v1 मीटर चला गया, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, d माइनस टी। तो इमेज का दूरी कहाँ आ जाएगा, ये इमेज यहाँ आ जाएगा, ये दूरी क्या हो जाएगा, d माइनस v1, ये डिस्टेंस बराबर रहेगा। तो ये दूरी कितना चला गया, पहले ये दूरी कितना था, 2D। अब ये ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच दूरी कितना है, 2D माइनस 2v1, ठीक है। मतलब इमेज कितना आगे चला गया, 2v1। 2v1। मतलब अगर मिरर इस तरफ चलता है तो इसका वेलोसिटी 2v1 हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ मिरर, अब देखो, अगर मिरर इधर चलता है v2 से, तो ये यहीं पे रहेगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, समझ में आ। मतलब वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर माइनस v1 आई कैप है प्लस v2 जे कैप है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा माइनस 2v1 आई कैप, और v2 क्या रहेगा, 0 जे कैप, समझ में आ। इस मिरर के इस पैरेलल वाले कंपोनेंट से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सिर्फ परपेंडिकुलर वाले पे असर डालता है, समझ गए। मतलब मिरर अगर v1 से चलेगा तो इमेज जो है 2v1 से चलेगा। क्लियर है ये, हाँ सर क्लियर है। ठीक है। अब इसी चीज को अपन एक क्वेश्चन में ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है जो इतने स्पीड से चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, और मिरर जो है 10 मीटर पर सेकंड से। चलो एक एक करके बात करते हैं, पहले हम एक चीज लेते हैं, दोनों चीज एक साथ नहीं करते, पहले हम खुद क्वेश्चन बना देते हैं आसान सा। क्वेश्चन हमारा ये है कि ये हमारे पास एक मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच जो भी डिस्टेंस हो, अगर हम बोले कि ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ऑब्जेक्ट एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, ठीक है। अगर ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज तो निकाल ही दोगे, इमेज कैसा चलेगा, इधर जाने लगेगा, और ये एंगल हो जाएगा 37 डिग्री, समझ में आ, ठीक है। तो
तो यहाँ कोई समस्या नहीं है। अब इसी में हम एक चीज और जोड़ दिए, क्लियर है ना ये? अब इसमें हम तुम्हें एक चीज और जोड़ देते हैं, मतलब ये कर दिए कि मान लो कि ऑब्जेक्ट तो ऐसे चल रहा है और इसके साथ साथ है ना मिरर भी ऐसे चल रहा है। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ये रहा और मिरर का वेलोसिटी ये रहा 53। तो तुम्हें बताना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये एक्स और वाई एक्सेस बना हुआ है, बताओ। हाँ सर। मतलब इसमें ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों चल रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन दिया हुआ है तुम्हें पकड़ा। फोर सर, हॉरिजॉन्टल में 4 और वर्टिकल में 12। वर्टिकल नहीं बोलो, सीधा सीधा बोलो। 4 आई कैप और जे कैप में बोलो, एक्स और वाई दिया हुआ है, फिर 4 और ये क्या कर रहा सर 4 आई कैप प्लस, फिर हम नहीं कर दिए -4 आई कैप। पहले सही से कैलकुलेट करो, फिर बात करेंगे अपन। पहले सही से कैलकुलेट कर लो, जल्दीबाजी नहीं है, सोच समझ के करो। -4 आई कैप प्लस 12 जे कैप। -4 आई कैप प्लस 12 जे कैप। और कोई रे? -6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। देखो चालू हो गया। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना रे? -6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। सर 8 आई कैप और 4 जे कैप प्लस 8 आई कैप प्लस 8 आई कैप प्लस, यस सर, प्लस 4 जे कैप प्लस 4 आई प्लस 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप। हैं? फिर से बोलो। प्लस 8 आई कैप प्लस 4। देखो सुनो, और पता नहीं आंसर तो नहीं पता, सुनो क्या करना है। अब इसको क्या करो, सबसे पहले ये देखो, बहुत आसान होता है, हम तरीका बता देते कैसे सोचते हैं कि अगर ये इमेज है तो इसका 2 वेलोसिटी ले लो। पहले इसको कंपोनेंट में बांट दो, ये कितना होगा 20 cos 37, cos 37 4/5 कितना हो जाएगा रे? और ये क्या हो जाएगा 20 sin 37 12। ठीक है, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा 10 cos 53 6 और ये 8। अब पहला चीज कि अगर ये मिरर था, अगर ये ऑब्जेक्ट 16 से इधर जाता है तो ये इमेज 16 से इधर जाएगा, और अगर मिरर इधर जाता है 6 से तो ये 12 से इधर जाएगा, 12 से दूर जाएगा। मिरर जब 6 से जाता है तो इमेज डबल स्पीड जाता है। वर्टिकल में अगर ये 12 है तो ये 12 ही रहेगा, इसका तो कोई असर पड़ता ही नहीं है 8 का। तो इमेज का ये सारा चीज कहानी है। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये 16 से इधर जा रहा है और 12 से दूर जा रहा है, तो टोटल रिजल्टेंट कितना हुआ -4 आई कैप प्लस 12 जे कैप। दिस इज द आंसर। अब ये 16 से नजदीक आ रहा, क्योंकि ये 16 से नजदीक जा रहा है तो ये 16 से इधर जाएगा, ये 6 से दूर जा रहा है तो ये 12 से दूर जाएगा। तो टोटल रिजल्टेंट क्या हो गया, 16 और 12 दोनों एक साथ है, तो टोटल रिजल्टेंट इज -4। समझ में आया क्या? हाँ सर। अबे सही, कितना आसान है, समझ गए हो? हाँ सर। तो ये तो हुआ कि वेलोसिटी का क्वेश्चन। अब ये थोड़ा कर लेना, इसे वेलोसिटी में कुछ होता नहीं है, ठीक है। ये सब तुम लोग करा दिए हैं, ये सब आसान क्वेश्चन। देखो तो ये क्वेश्चन तुम लोग करो जरा, देखो तो क्या है। क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर बताओ कि सही है क्या है। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो एक मिरर है ऐसा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये दूरी कितना है a। अब मिरर क्या होता है, ऐसे घूमने लगता है ओमेगा से, तो किसी इंस्टेंट पे ये मिरर कितना घूम जाएगा, ये एंगल हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, तुम्हें पता है रिफ्लेक्टेड रे कितना घूम जाता है 2 ओमेगा टी। 2 ओमेगा टी रिफ्लेक्टेड रे घूम जाएगा, मतलब इमेज कहीं यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। मिरर जब ऐसा हो जाएगा तो इमेज कहीं यहाँ पहुंच जाएगा, ये हो गया। अब ये वर्टिकल लाइन है, ये एंगल 2 ओमेगा टी है, तो ये एंगल भी क्या रहेगा 2 ओमेगा टी। तो इसका x कोऑर्डिनेट ये हो गया और y कोऑर्डिनेट ये हो गया, सही है? हाँ सर। ठीक है बस सही। सो x हो जाएगा -2a ओमेगा, है ना, ये माइनस यहाँ रहेगा, और y भी निगेटिव, y कोऑर्डिनेट भी निगेटिव और x कोऑर्डिनेट भी निगेटिव। अगर ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो x पॉजिटिव इधर आ जाएगा और y निगेटिव रहेगा। समझ में आया? अगर ये मिरर ऐसे घूम रहा है तो ये कहानी है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। अब x आ गया, y आ गया, vx हो जाएगा dx/dt।
ठीक है, तो यहाँ पे साइन की जगह पे कॉस आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस 2 ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी, सही है। और y कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट कर दो तो vy आ जाएगा। अबे सही, हाँ सर। हाँ सर। ये तो बता चुके हैं कि मिरर अगर थीटा घूमता है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूमता है, अगर ऑब्जेक्ट फिक्स है तो ये डिस्टेंस अगर a है यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस भी a ही रहेगा, है ना। ये दूरी अगर a है तो ये दूरी a रहेगा। क्लियर है, समझ में आ गया क्या? अब अपने को पढ़ना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, दैट इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। ठीक है, तो अब हम कर्व सरफेस पहले पढ़ा दे। क्या करें, मिरर तो हो गया खत्म, प्लेन मिरर में और कुछ है नहीं। ठीक है, तो कर्व मिरर आज पढ़ा देते हैं। हाँ बोलो। सर प्लेन मिरर में जब वो इंक्लाइन वाले क्वेश्चन मतलब वो रहता है ना, वो एक बार फिर से बता दीजिए। जब इंक्लाइन रहते किसी एंगल पे, मतलब नहीं समझे। जब दो प्लेन मिरर किसी एंगल पे इंक्लाइन रहते हैं तो कितनी इमेजेस बनेंगी? ये निकालेंगे। ठीक है, हाँ सही। अरे सॉरी, ये उल्टा लिख दिया। n इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा। हाँ सर। अगर n ऑड नंबर है तो, ऑड नंबर है तो इमेज क्या होगा, है ना। इफ ऑब्जेक्ट इज, है ना, नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस n इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इट इज n माइनस 1 इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सही। इफ n इज इवन, नंबर ऑफ इमेजेस n माइनस 1। सही। तीसरा, इफ n इज फ्रैक्शन, नंबर ऑफ इमेजेस द ग्रेटेस्ट इंटीजर। समझ में, मान लो 3.2 आया तो नंबर ऑफ इमेजेस 3। समझ गए। हाँ सर। 2.9 आया देन द नंबर ऑफ इमेजेस 3। समझ गए। 4.1 आया देन द नंबर ऑफ इमेजेस 4। समझ गए क्या? अगर फ्रैक्शन है, डेसिमल में है, तो इंटीग्रल वाला जो वैल्यू होगा वो नंबर ऑफ इमेज कहलाता है। सही। ये दो मिरर के लिए। ये पैकेज तुमको भेजे है ना, उसमें दिया हुआ है। ओके। पैकेज तुमको दिए ना ऑप्टिक्स का, उसमें लिखा हुआ है थ्योरी में, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है, उसमें ऑलरेडी लिख दिए है, देख लेना। ठीक है। हाँ सर ठीक है, मिल गया। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस पहले समझो कि क्या हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व मिरर। अब इसमें क्या पढ़ना है, ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास एक स्फेयर है। सही। ये स्फेयर का कुछ सेंटर रहेगा, ये स्फेयर का कुछ रेडियस रहेगा। सही है। स्फेयर, इसको अगर हम यहाँ से ऐसे काट दें तो ये जो पोर्शन हमारे पास आया, ये कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब इस सरफेस को ऐसा 3 डायमेंशन न दिखा के हम डायरेक्ट ऐसा दिखाएंगे। ऐसा दिखाएंगे मतलब तुम समझ गए, ये है और ये है, मतलब ये स्फीयर का एक पार्ट है। ठीक है, अब इसमें दो काम कर सकते हैं, या तो हम इधर रफ कर दिए, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग बना दिए, ये वाला को रिफ्लेक्टिंग, या इधर रफ कर दिए और इसको रिफ्लेक्टिंग बना दिए। समझ में आया? ठीक है, या तो हम इधर रफ करके अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग बनाएंगे, या अंदर रफ करके पेंट करके बाहर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग बनाएंगे। इस तरह के मिरर को बोलते हैं, समझ में आया? ऐसा दिखाए मतलब समझ गए। अब देखो, इसमें कुछ टर्म्स है जो तुम्हें ध्यान रखना। अब जो हमने मिरर का फोटो इधर बनाया था, ठीक है, ये जो हमने मिरर लिया, चाहे ये वाला लें चाहे दूसरे वाला लें, इसका सेंटर कहाँ है? ये ओरिजिनल स्फीयर का पार्ट है ना, तो ओरिजिनल स्फीयर का पार्ट है तो इस स्फीयर का सेंटर यही रहेगा ना, ये रेडियस आर रहेगा। ठीक है, इसका एक अपना ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा ना। तो ये जो सेंटर है, इस सेंटर को अगर हमने इसको रफ कर दिया, अंदर रिफ्लेक्टिंग बना दिया, कॉनकेव मिरर बन गया। इस सी को बोलते हैं सेंटर कर्वेचर, इस आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सही, ये आर को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसका अपना एक ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। इस सेंटर को, ये जो मिरर है उसका एक बहुत छोटा सा पोर्शन काटते हैं, तो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर को बोलते हैं पोल। समझ में आया? ठीक है, एक लाइन जो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर
और इस मिरर के पोल को ज्वाइन करे, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया? एक एक्स, एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के ज्योमेट्रिकल सेंटर को एक साथ ज्वाइन करे, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। समझ गए? ठीक है, हाँ, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये इसका अपना एक रेडियस भी होगा। ये देखो, ये जो पोर्शन हमने काटा है ये भी सर्कुलर है। हाँ सर। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर। समझ में आया? ये जो सर्कुलर पोर्शन कटा, इसका अपने है ना, ये जो सर्कुलर पोर्शन काटे इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर। क्लियर है? हाँ सर। सही। तो ये तो हो गया कुछ टर्म्स जो तुमको याद रखना है। अब एक मिरर के लिए, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, ठीक है, रेडियस ऑफ अपर्चर, सब एक बार ही डिफाइन करते हैं, दोबारा डिफाइन नहीं करते। ठीक है, जैसे इस मिरर के लिए अगर हमने सारा चीज डिफाइन कर दिया तो फिक्स हो गया। ठीक है, ये अब चेंज नहीं होगा। अब देखो, समझ में आया? रेडियस ऑफ अपर्चर वापस बता दीजिए। अब ऐसे काट के अलग किए ना तो एक गोला निकलेगा ना, तो इसी को रेडियस ऑफ अपर्चर बोलते हैं। फोटो में दिखाए तो तू अंधा हो का बे? नहीं सर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और अपर्चर तो सेम हो जाएगा ना फिर, क्योंकि उसी का तो पार्ट है वो। अब ये इसका रेडियस है, ये हुआ हाँ रेडियस सर। ऑफ कर्वेचर, और ये इसका अपर्चर है। अच्छा, यहाँ से दोनों है। बराबर रहेगा। नहीं सर। समझ में आया? इसका हाँ अपना सर। जो सर्किल बना उसके रेडियस को रेडियस ऑफ अपर्चर बोलते हैं, और ये जो इसका स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये जो बनेगा ना ये रेडियस ऑफ अपर्चर होगा, और ये जो हाँ स्फेयर का रेडियस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। समझ में आया? हाँ सर, आ गया। ठीक है, अब जब एक मिरर का इतने सारे चीज हम डिफाइन कर दिए, अब मानो कि अगर हमने इस मिरर को डी डिस्टेंस ऊपर से तोड़ दिया, अब सही, और हाँ। तोड़ के अगर, है ना, अगर हम इसको, अब कहाँ पहुंच गए, जगह नहीं, अगर हम इसको तोड़ के, ये जो मिरर था, है ना, ये हमारा मिरर था, अब सही ना, ये सारा हाँ चीज डिफाइंड है, इसका पोल। अगर हम इसको यहाँ से तोड़ दिए डी डिस्टेंस ऊपर, ये पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, पहला पार्ट को यहाँ रख दिया और दूसरा पार्ट को कहीं नीचे रख दिए, यहाँ से ब्रेक कर दिए, ऊपर वाला पार्ट ये रहा और नीचे वाला पार्ट कुछ ये रहा। अब ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। अब तुमसे बोले कि पहला पार्ट का प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ रहेगा, तो क्या करोगे? पहला पार्ट का फिर उसके बीच में से जाएगा। चुप रहे। पहला पार्ट का प्रिंसिपल एक्सिस वहीं पे रहेगा जहां पे था। इसको पहला पार्ट को याद रहेगा कि मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ था, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ था, पोल डी डिस्टेंस नीचे था जहां से तोड़ा गया है, सब कुछ इसको वैसे ही याद रहेगा। दूसरा पोर्शन भी याद रखेगा कि मेरा पोल यहाँ था, मुझे डी डिस्टेंस दूर से तोड़ दिया गया था, मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर ये था, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये था, रेडियस ऑफ अपर्चर आर था। समझ में आया? सच दैट जब इन दोनों पोर्शन को तुम अलग अलग करोगे तो दो प्रिंसिपल एक्सिस, दो पोल, दो सब कुछ दिखाई देगा। बट जैसे ही इसको और इसको चिपकाओगे तो ये दोनों ऐसा रहेगा कि ये दोनों का पोल, जैसे ही इसको इसके साथ चिपकाओगे तो ये कंप्लीट मिरर बन जाएगा और पोल फिर से एक ही होगा। मतलब एक मिरर के लिए इतने पोर्शन के लिए, क्योंकि ये जो मिरर है ये क्या चीज का बना हुआ है, ये जो मिरर है ये काय का बना हुआ है? क्या बना हुआ है? कंसेंट्रिक रिंग्स का। चुप रहे। ये मिरर छोटे छोटे मिरर से बना हुआ है। इसमें कितने छोटे छोटे मिरर है? देयर आर इनफाइनाइट नंबर। समझ में आया? ये भी एक मिरर है, ये भी एक मिरर है। जब तुमने इस मिरर के लिए सारा चीज डिफाइन कर दिया, मतलब इसके सारे पोर्शन के लिए डिफाइंड हो गया। समझ में आया क्या? हाँ सर। एक बार जब डिफाइन कर दिए तो दोबारा हर पोर्शन के लिए डिफाइन नहीं करना होता। एक मिरर का मतलब इतने पोर्शन का एक ही प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा,
एक ही पोल रहेगा, एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा और एक ही रेडियस ऑफ अपर्चर रहेगा। समझ में आया? अब इसको तुम तोड़ के अलग अलग कर दो तो अलग अलग हो जाएगा, बट एक साथ जब जोड़ोगे तो सबका पोल एक साथ ही आ जाएगा और प्रिंसिपल एक्सिस सिंगल लाइन बन जाएगा। इस चीज को बोलते हैं ऑप्टिकल मेमोरी। समझ में आया? याद रहेगा काका बके? यस सर। हाँ सर। देखो कि मिरर जो है, हम लोग अभी तो ज्यादा तो नहीं पढ़ेंगे, बट मिरर कितने तरह का हुआ? एक हुआ प्लेन मिरर जो पिछले क्लास में पढ़े, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। 3 तरह का मिरर हुआ। मिरर तो फिर भी 3 तरह का ही है, ठीक है। लेंसेज जो है 10-15 तरह का होता है, ठीक है। थिन लेंस या थिक लेंस जो हम लोग पढ़ेंगे वो कम से कम 15-20 तरह का होता है। हाँ सर। ठीक है। तो मिरर में हम लोग क्या करते हैं, 2 तरह का डिस्टेंस मेजर करते हैं। पहले हम मिरर का बात करें, ठीक है। 2 तरह का डिस्टेंस मेजर करते हैं, वन अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस एंड द अदर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे अब हम जरा इसको मिटा दे, ये समझ में आ रहा है क्या बके जा रहे हैं? ठीक हाँ है। सर। अब देखो इसमें एक साइन कन्वेंशन लेना होता है, ठीक है। जैसे कोई भी मिरर ले लो, ठीक है। जैसे ये मान लो मिरर है, कॉनकेव लो या कॉन्वेक्स लो, जो भी लो, ये रफ सरफेस है, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। हाँ। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख दिया, तो 2 तरह का डिस्टेंस होता है। इसको डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं O और इस डिस्टेंस को बोलते हैं U। और अगर ये इमेज कहीं फॉर्म करता, मान लो इमेज यहाँ फॉर्म किया, तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं I और इस डिस्टेंस को बोलते हैं V। समझ में आया? ठीक है। यस सर। मतलब ऑब्जेक्ट को लोकेट करना हो या इमेज को लोकेट करना हो, ठीक है, तो मिरर में हमें 2 तरह का डिस्टेंस मेजर करना होता है, वन अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस एंड द अदर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब इसमें हम लोग साइन कन्वेंशन क्या है, साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। साइन कन्वेंशन यूज करने का रीजन क्या है, ये देखो, ठीक है। साइन कन्वेंशन यूज करने से जितने भी मिरर हैं, तीनों मिरर जो है, ठीक है, उसका फॉर्मूला सेम हो जाता है, ठीक है। एक ही फॉर्मूले से कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और प्लेन मिरर तीनों को तुम सॉल्व कर सकते, ठीक है। एक ही फॉर्मूला तीनों जगह काम आएगा, क्योंकि मिरर में तो 3 फॉर्मूला तुम याद भी रख सकते हो, बट लेंसेस में साइन कन्वेंशन जब यूज करते हैं तो 20 तरह का जो लेंस बनता है, उन 20 लेंस का, ठीक है, लेंस फॉर्मूला एक ही हो जाता है। मतलब एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, साइन कन्वेंशन वाला, तो 20 तरह के, हर तरह के लेंस में काम आ जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ। ठीक है। तो साइन कन्वेंशन जो है, ठीक है, वो साइन कन्वेंशन है क्या, वो तुम्हें बता दें, ठीक है। मिरर में या लेंस में 2 तरह का हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, वन इज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस एंड द अदर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये दोनों डिस्टेंस को कैसे साइन कन्वेंशन हम यूज करेंगे, पहले चीज देखो, ठीक है। साइन कन्वेंशन है, पहला स्टेप है, इसको लिख लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो इसमें आता है ये साइन कन्वेंशन में ही होता है। समझ में आया? ठीक है, समझ गए? अब हम बोलेंगे, लिखेंगे नहीं, ठीक है। साइन कन्वेंशन का पहला स्टेप, पहला नियम, ठीक है, ठीक है। ऑल द डिस्टेंस, लिखते जाओ रे, ऑल द डिस्टेंस अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ऑल द डिस्टेंस अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस will be measured, all the distance along principal axis will be measured starting from, all the distance along principal axis will be measured starting from pole। समझ गए? हाँ सर। ठीक है। जो भी डिस्टेंस हम प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मेजर करेंगे वो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पोल से, ठीक है, कहीं और से स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। ऑल द डिस्टेंस अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस विल बी मेजर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम पोल, ठीक है। दूसरा, पहला हो गया कहाँ से स्टार्ट करना है अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस,
मतलब जब भी हम प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पोल से शुरुआत करेंगे, इधर जाएं या इधर जाएं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, पोल। ठीक है, पहला। दूसरा, ऑल द डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऑल द डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये परपेंडिकुलर का बात कर रहे हैं, ठीक है, विल बी मेजर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब जब भी ये हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो स्टार्ट कहां से करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से, या तो इधर से इधर जाएंगे, स्टार्टिंग हमारा ये होगा और एंड ये होगा। समझ में आया? All the distance perpendicular to principal axis will be measured starting from principal axis itself. समझ गए क्या? दो तरह का डिस्टेंस मेजर करते हैं, एक along principal axis और दूसरा perpendicular to principal axis। ठीक, all the distance along principal axis will be measured starting from pole, and all the distance perpendicular to principal axis will be measured starting from प्रिंसिपल एक्सिस इटसेल्फ। समझ गया? ठीक है, ये दो नियम हुए कि स्टार्ट कहां से करना है। ठीक है, जब भी हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मेजर करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा, और जब भी हम अलोंग मेजर करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट पोल रहेगा। सही? ठीक है। तीसरा, all the distance along principal axis, all the distance along principal axis, all the distance along principal axis in the direction of incident ray, all the distance measured along principal axis in the direction of incident ray, in the direction of incident ray is taken as positive. All the distance along principal axis in the direction of incident ray is taken as positive. Opposite to that of incident ray and opposite to that of incident ray is taken as negative. समझ में आया? तीसरा स्टेप है ना, all the distance measured along principal axis in the direction of incident ray is taken as positive, and all the distance opposite to that of incident ray is treated as negative, is taken as negative. सही? ठीक है, मतलब ये हुआ कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अब देखो मतलब क्या हुआ इसका, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, यहां से रे ऐसे गया और रिफ्लेक्ट होकर के कहीं यहाँ इमेज फॉर्म, तो ये हमारा क्या होगा, इंसिडेंट रे, ये हमारा हो गया क्या, रिफ्लेक्टेड रे। अब इंसिडेंट रे किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर जा रहा है ना इंसिडेंट रे। अब हम पोल से जब भी इधर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो इसको पॉजिटिव बोलेंगे, और इस तरफ जब मेजर करेंगे तो इसको निगेटिव बोलेंगे, लेंगे। समझ में आया? क्योंकि इंसिडेंट रे इधर से इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन के सारे डिस्टेंस को पॉजिटिव और इस उल्टे डायरेक्शन के सारे डिस्टेंस को निगेटिव लेना। समझ में आया? अगर इंसिडेंट रे मान लो कभी इधर से ऐसे जा रहा होता तो जो भी हम डिस्टेंस, अगर इंसिडेंट रे इधर जा रहा होता तो जो भी डिस्टेंस हम इधर में मानेंगे वो पॉजिटिव होगा, और इसके अपोजिट अगर लेंगे तो वो निगेटिव होगा। समझ में आया? All the distance along principal axis in the direction of incident ray is taken as positive and opposite to that of incident ray is taken as negative. यहाँ पे इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट जा रहा है तो ये पॉजिटिव, इधर राइट से लेफ्ट जा रहा है तो ये पॉजिटिव। समझ में आया? ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव लेना इंसिडेंट रे पे डिपेंड करता है। चौथा स्टेप, all the distance above principal axis is treated as positive. ऑल द डिस्टेंस, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इसको पॉजिटिव लेंगे, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इसको नेगेटिव लेंगे। ऑल द डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, ऑल द डिस्टेंस अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव, एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ये वाला डिस्टेंस विल बी ट्रीटेड एज टेकन एज नेगेटिव। ऑल द डिस्टेंस above principal axis is positive and all the distance below principal axis is negative irrespective of direction of incident ray। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए इंसिडेंट रे इधर से इधर जा रहा है या इधर से इधर जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं, ऊपर हमेशा पॉजिटिव लेंगे और नीचे की तरफ हमेशा निगेटिव लेंगे। समझ में आया?
ठीक है। हाँ सर। ऑल द डिस्टेंस above principal axis is taken as positive and below principal axis is taken as negative irrespective of direction of incident। सही है, ठीक है। हाँ तो ये 4 स्टेप है जो तुम्हें ध्यान रखना है। और साइन कन्वेंशन, ठीक है, टोटल, अब देखो साइन कन्वेंशन है ये, अब देखो एक्चुअली बंद हो रहा है, तो एक और लौट के और फिर पढ़ाते हैं। कार्य सब लोग दिवाली मना रहे, क्या कर रहे हो? तो ये तो हो गया, ठीक है। साइन कन्वेंशन जो है ये साइन कन्वेंशन है। अब इसमें समस्या एक्चुअली, जब हम कन्वेंशन बोलते हैं तो जिसको जैसे मन करता वैसा ले लेता है, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन जो हमने तुम्हें पढ़ाया, ठीक है, ये साइन रूल नहीं, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन जो तुम्हें एग्जाम में यूज करना है, ये न्यू साइन कन्वेंशन है, समझ गए। पुराने किताबों में पढ़ोगे तो साइन कन्वेंशन जो हमने बताया वो अलग दिया रहता, समझ में आया। HCV और NCERT और तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये साइन कन्वेंशन ही यूज करना है, ठीक है। अब ऑप्टिक्स का तुमने कोई अच्छा किताब उठा करके मान लो इंग्लैंड का किताब पढ़ लिया, तो उसमें साइन कन्वेंशन अलग होता है। जैसे रैस्निक हॉलिडे का एक किताब होता है, सुने हो? हाँ सर सुने। ठीक है, हाँ सर। तो बस सुने हो वहीं तक रखना है। रैस्निक हॉलिडे का साइन कन्वेंशन पढ़ मत लेना, क्योंकि उसका साइन कन्वेंशन बिल्कुल अलग है अपने से। सर मतलब गलत है क्या? नहीं गलत नहीं, कन्वेंशन है। कन्वेंशन में क्या होता है, जिसको जैसे सुविधा हुआ वैसा ले लेते हैं, बट अपने को वही लेना है जो अपने सिलेबस में रहेगा और जो एग्जाम में यूज करना है। एग्जाम में यही वाला साइन कन्वेंशन तुम्हारा यूज, समझ में आया। साइन रूल अभी ये नहीं है, मतलब इसमें 100% श्योरिटी नहीं है, जिसको जो मन करता है वो ले लेता है, ठीक है। क्योंकि ये वर्चुअल चीज है ना, कि हम इधर पॉजिटिव मानेंगे या इधर निगेटिव मानेंगे, ये चीज तो वर्चुअल है, समझ में आया। तो सब अपने अपने हिसाब से सही, ठीक है। रैस्निक हॉलिडे का साइन कन्वेंशन अलग है जो तुम्हें एग्जाम में यूज नहीं करना, ठीक है। रैस्निक हॉलिडे का देखोगे, और उसी तरह से और भी ऑप्टिक्स का बुक्स आता है, ठीक है। तो ऑप्टिक्स में ज्यादा थ्योरी मत पढ़ लेना, थ्योरी प्रॉब्लम तो तुम कहीं का करो, बस अंतर ये आएगा कि हम किसी चीज को देखो SC वर्मा NCERT में तो कोई अंतर नहीं आया, ठीक है। बट कुछ जो बाहर के किताब होते हैं या जो इंडियन पुराने किताब होते हैं, उसमें आंसर में अंतर आता। पुराने किताब मतलब 10-20 साल पहले, 20 साल पहले वाला, समझना। जिस चीज को हम पॉजिटिव बोलेंगे हो सकता है वो उस चीज को निगेटिव बोले। ये 20 साल पुराने किताब, 8-10 साल पुराना किताब में दिक्कत नहीं है, वो सब तो मॉडिफाई कर दिया, समझ गए क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो ये साइन कन्वेंशन है। अब साइन कन्वेंशन क्वेश्चन में टोटल मिला के 2 बार यूज होता है, ठीक है। साइन कन्वेंशन ऐसा नहीं कि जितना बार मन करेगा उतनी बार यूज करे। साइन कन्वेंशन टोटल 2 टाइम्स ही एक क्वेश्चन के लाइफ में यूज होता है। पहली बार यूज होता है फॉर्मूला बनाते समय, और दूसरी बार यूज होता है फाइनल आंसर निकालते समय, समझ में आया। एक बार जब हम कोई फॉर्मूला बनाएंगे तो साइन कन्वेंशन लेंगे, एक बार साइन कन्वेंशन यूज करने से सारे फॉर्मूले सेम हो जाते, ठीक है। एक बार जब साइन कन्वेंशन लोगे फॉर्मूला बनाते समय, तो प्लेन मिरर, कर्व मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सबका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और दोबारा आखिरी बार यूज करते हैं, कैलकुलेशन के समय यूज नहीं करते। जब फाइनल आंसर 2, 4, 5, 10 ये लिखना होता है, तब एक बार साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। मान लो एक बार तुमने इस चीज को निगेटिव ले लिया और आखिरी बार एक बार और निगेटिव ले लिया, तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो गया ना। हाँ समझ में आया क्या? एक बार तुमने डिस्टेंस को निगेटिव लिया और एक बार और निगेटिव लिया, तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, समझ में आया। एक बार साइन कन्वेंशन हम लोग लेते हैं फॉर्मूला सेम करने के लिए, और दूसरी बार यूज करते हैं साइन कन्वेंशन का इफेक्ट हटाने के लिए। क्लियर है? हाँ सर। फॉर्मूला में अगर एक बार तुमने यूज किया और उस फॉर्मूले से कोई नया फॉर्मूला बना रहे हो, तो साइन कन्वेंशन नहीं यूज करना है, ठीक है। फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाते समय साइन कन्वेंशन नहीं लेना है। क्लियर है? ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, मतलब एक चीज याद रखना है कि पूरे क्वेश्चन के लाइफ में साइन कन्वेंशन सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही यूज होना चाहिए,
ठीक है। अब देखो ये चारों स्टेप जो था यहाँ पे हमने लिख दिया, ऑल द डिस्टेंस अलोंग, है ना, ये समझ गए, ये हमने तुमको लिखवा दिया है, हाँ सर। हाँ सर। ये चारों चीज तुमको बता दिया, तो ये तो हो गया हमारा साइन कन्वेंस। अब इसके बाद हमें डिराइव करना है मिरर फॉर्मूला, क्योंकि आज बहुत कम लोग है, तो आज मिरर फॉर्मूला बताएं क्या करें। तुम लोग डाउट वाउट पूछ सकते, क्योंकि मिरर फॉर्मूला बताएंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज खत्म हो जाएगा, मेन चीज तो मिरर फॉर्मूला आज डिराइव करना था, ठीक है। ये सब तो तुमको बता ही दिया, आज ये मिरर फॉर्मूला बताना है। तो अब ये हम सोच रहे हैं अगले दिन बताएं, ट्यूसडे को। तब तक तुम लोग कुछ पूछना चाहते हो, कोई डाउट वाउट है तो बता दो। सर एसीटी डीसीटी 1 में 8th वाला क्वेश्चन नहीं आया। पढ़ाओ पढ़ो। ऑप्टिक्स का डीसीटी है कि एसी का? सर ऑप्टिक्स। बोलो क्वेश्चन पढ़ो, अपने पास क्वेश्चन नहीं पढ़ो। Two plane mirrors are at right angles to each other. A man stands between. राइट एंगल टू ईच अदर, 90 डिग्री पे है, बोलो। A man stands between them and combs his hair with his right hand. In how many of the images will he be seen? देखो देखो देखो, एक मिनट। जब ये मिरर 90 डिग्री पे है तो टोटल इमेज कितना बनेगा? एक इमेज ये बनेगा I1, जो डायरेक्ट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इसके आंख में जाएगा, है ना, ये इमेज बना। अब क्योंकि देखो ये रे ऐसे जा रहा था और इधर से रिफ्लेक्ट होके आया, तो ये उल्टा हो जाएगा इमेज। मतलब ये राइट हैंड से कॉम कर रहा है मिरर के सामने, जब तुम खड़े होके ऐसे राइट हैंड उठाते हो, तुमको कौन सा हाथ दिखता है? वो लेफ्ट दिखता है। तो एक बार रिफ्लेक्शन होने से चीजें उल्टा हो जाता है, तो एक बार रिफ्लेक्शन से ये इमेज बना, और एक बार जब ये नीचे देखेगा तो यहाँ से भी डायरेक्ट रे रिफ्लेक्ट हो रहा है एक बार, और ये भी इमेज जो I2 होगा, ये भी लेफ्ट वाला हैंड ही इसको दिखाई देगा। अब एक इमेज इसे समझ गया, एक इमेज जो इसको दिखेगा यहाँ से, पहला ये हुआ, इससे क्या हो गया? लेफ्ट, है ना, एक रिफ्लेक्शन से लेफ्ट हो गया, राइट लेफ्ट हो गया। ये दूसरी बार यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, तो लेफ्ट यहाँ से लेफ्ट था, अब क्या हो गया? ये राइट हो गया, और अब ये इसको दिखा। तो ये जो इमेज यहाँ दिखेगा I3 कैसे दिखेगा कि ये मिरर का एक इमेज इधर बनेगा, और इस मिरर में जो चीज I1 वो यहाँ दिखाई देगा। तो I3 कैसा वाला? देखो ये एक रिफ्लेक्शन से राइट लेफ्ट हुआ, और दूसरे रिफ्लेक्शन से लेफ्ट राइट, तो ये राइट हैंड पे दिखाई देगा। समझ में आया क्या? ये लेफ्ट हैंड से कॉम करता हुआ दिखेगा इमेज, ये लेफ्ट हैंड से दिखेगा, और ये राइट। एक बार मिरर से रिफ्लेक्ट होने में चीजें उल्टा हो जाती, और दोबारा रिफ्लेक्ट होने में सीधा हो जाता है। अब ये उल्टा है, और फिर जब एक बार रिफ्लेक्ट हुआ तो सीधा हो गया। समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। ठीक है, अब देख लो क्या क्वेश्चन था का सही है। हाँ सर वो हो गया क्वेश्चन। फिर बोलो आगे। हाँ सर इसमें एक चीज मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि 90 डिग्री पे ही रखे हुए हैं दो मिरर्स। हाँ तो एक मिनट, नंबर ऑफ इमेज इज 360 डिग्री बाय 90, दैट इज इक्वल टू 4 ऑड है कि इवन है? सर इवन। इमेज क्या हो जाएगा इवन में? 4 - 1 दैट इज 3। हाँ सर मैं पूछ रहा था कि जैसे ऐसे ही परपेंडिकुलर मिरर रखे हुए 90 डिग्री पे, ठीक है, तो अपने जो दो इमेजेस हैं I1 और I2, इन दोनों की मतलब हाँ ऐसे तो इनफाइनाइट रेज निकल रही हैं, है ना, तो I1 और एक मिनट बे, तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम यहाँ से रे देखोगे तो ये तुम्हारे आंख में जाएगा, इमेज यहाँ दिखाई देगा। अगर सही, यहाँ पर तुम खड़े हो तो यहाँ से रे तुम्हारे आंख में जाएगा, बट ये आएगा यहीं से। हाँ सर वो समझ गया मैं। तो पूछ कर रहे हो सर मैं पूछ रहा हूँ कि I1 और I2 की इंटेंसिटी कम होगी I3 से, क्योंकि वहां पे दो बार रिफ्लेक्शन। देखो इंटेंसिटी के बारे में नहीं बोल सकते, वो तो डिपेंड करता है कौन सा मिरर कैसा, ठीक है। जितना लाइट, इंटेंसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द लाइट। समझ में आया? तो यहाँ पर इंटेंसिटी किसका कम रहेगा और किसका ज्यादा रहेगा ये बताना बड़ा मुश्किल काम, ठीक है। नॉर्मली जो मिरर से ज्यादा दूरी पे रहेगा, जैसे ये D1 है और ये D2 है, D1 अगर नजदीक है तो इसका इंटेंसिटी ज्यादा है, D2 अगर कम है, D1 अगर कम है तो इसका इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा, ठीक है। और ये अगर दूर है तो इसका इंटेंसिटी कम होगा, बट इंटेंसिटी जज करना ये पॉसिबल नहीं है। जब तुम मिरर के सामने खड़े होते हो तो तुम्हारा चेहरा क्या डिम दिखता है कि वैसा ही दिखता है जैसे हो? सर सेम दिखता है। सेम दिखता है, तो वहाँ इंटेंसिटी कैसे बता सकते हो?
भाई एक बल्ब जलाओगे तो क्लियर दिखेगा, 2 बल्ब जलाओगे तो और ज्यादा तेज दिखेगा। तो ये इमेज जो हम देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट जो जल रहा है, अगर ये कैंडल है और सारे लाइट रिफ्लेक्ट हो रहे तो इंटेंसिटी सेम रहेगा। ठीक है, इंटेंसिटी का यहाँ बात नहीं कर सकते। ठीक है, कि I1 और I2 में कौन ज्यादा इंटेंस होगा या I3, क्योंकि प्लेन मिरर है, अपन मार रहे हैं 100% रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब I1 I2 I3 तीनों आइडेंटिकल होगा। हाँ सर ठीक है। ठीक है, इंटेंसिटी का बात तो तब करेंगे ना जब अपन आगे बात करेंगे कभी। ठीक है, फोटोमेट्री एक अलग चैप्टर होता है, उसमें इंटेंसिटी का बात करते हैं कि बल्ब एक जल रहा है तो क्या इंटेंसिटी और 2 जला है तो क्या इंटेंसिटी। यहाँ तो हम सिर्फ ऑब्जेक्ट का इमेज का बात कर रहे हैं, जो लाइट हो या डार्क उससे मतलब है। वो इंटेंसिटी डिपेंड करेगा कि मिरर का साइज क्या, बट तुम्हारा आंख का साइज तो फिक्स है भाई, मिरर कितना भी बड़ा रहे, तुम्हारे आंख में जितना रे जा सकता है उतने न जाएगा। हाँ उतनी समझ में आ? तो इतने दूर में तो यहाँ पे खड़े हो तब भी उतने ही रे आएगा, इधर खड़े हो तब भी उतने ही रे आएगा। सही, ठीक है। हाँ सर। तो फिलहाल ये इंटेंसिटी यहाँ पे नहीं हम रिलेट कर करेंगे। ठीक है, ओके सर ठीक है। अरे क्लियर है रे ये? चलो हाँ तो सर। पढ़ते हैं अभी इसमें थोड़ा और। तो DCT1 तुम लोग कर सकते हो पूरा, वो तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस ही है, ये कंप्लीट कर सकते हो। सही, बस अब कर्व मिरर हमको पढ़ाना है। कर्व मिरर भी ज्यादा भारी नहीं, कर्व मिरर जब पढ़ लेंगे तो कर्व मिरर का क्वेश्चन आएगा सेकंड DCT, बट फर्स्ट DCT कर लेना। आज तो बहुत कम लोग है इसलिए छोड़ रहे हैं, तो फटाफट खत्म करते हैं इसको। ठीक है।